जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट की एक और लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इन्वायरमेंट की जो लेक्चर कर रहे हैं 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, ये 8वां लेक्चर है। आज 200 क्वेश्चन हो जाएंगे और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप 200 को 200 पूरे रिवीजन ज़रूर कर लीजिए, 1 से 2 दिन जितना लगे आपको। ठीक है, अभी 300 क्वेश्चन और कराऊंगा। इन्वायरमेंट जितना करा रहा हूँ इतना ही अगर आप कर ले जाएंगे तो अच्छे खासे प्रश्न हल कर ले जाएंगे। बाकी कंप्लीट तैयारी आर की आप एक ही जगह जोड़ के हमसे कर सकते हैं। सब कुछ आपको एक जगह मिलेगा, डेली क्लासेस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, सब एक जगह कंप्लीटली मात्र 3 से 4 हज़ार रुपये में आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं लेटेस्ट अंडर पैटर्न के साथ। चलिए, तो आज का क्वेश्चन शुरू होगा 176 से। ठीक, 176 क्या कह रहा है? कह रहे हैं स्टेलकाइट और स्टेलगामाइट इसके किसके निक्षेपण स्थल रूप हैं? स्टेलसाइट एंड स्टेलगामाइट आर दी डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स ऑफ ग्लेशियर्स के, विंड के मतलब पवन के, अंडरग्राउंड वाटर के, या नन ऑफ दी अबव। ठीक है, हिम पर्वत, पवन, भूमिगत जल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके हैं दोस्तों? तो दोस्तों फिजिकल ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा स्टेलकाइट और स्टेलगामाइट जो है अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उसके थ्रू बन जाते हैं, जो ऐसे ऐसे देखा होगा पानी के अंदर बनते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ये। 177 उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है? हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य या कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश, हस्तिनापुर, चंद्रप्रभा, किशनपुर या कैमूर। तो दोस्तों देखिए, ओल्डेस्ट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी है? चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 178 देखते हैं। निम्नलिखित में से जानवरों का कौन सा समूह लुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणी में आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज? तो ये टोटली करंट अफेयर्स पे बेस सवाल होते हैं। जो भी स्पीशीज इंडेंजर्ड होती है उसको प्लीज़ थोड़ा ध्यान दिया करिए। जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मस्क डियर, रेड पांडा, एशियाटिक वाइल्ड एस, कश्मीर स्टैग, चीतल, ब्लू बुल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्नो लेपर्ड, स्वैम्प डियर, रिस्यूज मंकी या क्रेन, लॉन टेल मैक जो मैक्यू है, नीलगिरी है, हनुमान लंगूर है या चीता। तो इन सब में दोस्तों जो इंडेंजर्ड है वो पहला है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, मस्क डियर है, रेड पांडा है, एशियाटिक वाइल्ड एस है। ये सब लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 179 देखते हैं। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। ठीक है, कब हुई थी भैया इसका स्थापना? नाम दे दिया यहाँ पे, 1962 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, एनिमल वेलफेयर बोर्ड 1962 में। अब नेक्स्ट है, इनमें से आपको पहचाना कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये बताना है आपको। ठीक है, डेम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम, गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य सिक्किम, सारामती शिखर नागालैंड। ठीक है, तो दोस्तों मिजोरम में डेम्पा टाइगर रिजर्व ये बिल्कुल सही है। गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सिक्किम में नहीं है, त्रिपुरा में है। ये कहाँ पे है? त्रिपुरा में। तो ये गलत हो जाता है। बाकी जो सारामती पीक या सारामती शिखर नागालैंड में, ये भी सही है। यानी पहला और तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 181 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण की स्वस्थान विधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन सितु मेथड ऑफ कंजर्वेशन? ठीक है, सामुदायिक रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, बीज बैंक या बायोस्फीयर रिजर्व। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मतलब ऊपर हम लोगों ने कहा था इन सितु और एक्स सितु। इन सितु मतलब उसको वहीं पे कंजर्व रखना जहाँ पे वो रहता है, जैसे नेशनल पार्क वगैरह, ये इन सितु हो गया। जू एक्स सितु हो गया कि बाहर से लाके दूसरी जगह स्टोर करना। तो देखिए बहुत सिंपल है। नेशनल पार्क क्या है दोस्तों? ये एक इन सितु हुआ। नेशनल पार्क क्या है? इन सितु हुआ। बायोस्फीयर रिजर्व भी इन सितु है, कम्युनिटी रिजर्व भी इन सितु है। सीड बैंक जो है, जो बीज बैंक, ये तो बीज बैंक बनाया जाता है ना, तो ये एक्स सितु में आता है, ना कि इन सितु में आता है। ठीक है, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है जलकुंभी और वाइपर घास किस प्रकार की प्रजाति हैं? वाटर हाइसेंथ एंड वाइपर ग्रास, विच टाइप ऑफ स्पीशीज? ठीक है,
उष्णकटिबंधीय वन के फल हैं, आक्रामक विदेशी प्रजातियां हैं, पर्यावरण के अनुकूल प्रजातियां, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है दोस्तों, देखिए इन्वेजिव एलियन स्पीशीज या आक्रामक विदेशी प्रजातियों के अंतर्गत ये आती हैं। वाइपर घास है, जलकुंभी है, ये सब एलियन स्पीशीज है। एलियन स्पीशीज जो विदेशी प्रजातियां होती हैं उनको कहा जाता है। 183 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से भारतीय जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? सुंडालैंड, वेस्टर्न घाट, हिमालयाज। तो दोस्तों सुंडालैंड, वेस्टर्न घाट, हिमालयाज ये सब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आते हैं। साथ में इंडो बर्मा भी आ जाता है ना, अगर वो होता तो वो भी ले लेते ऑप्शन में। अगला प्रश्न देखते हैं, जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रक अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर? 1972, 1974, 1986 या 1992? तो कब बनाया गया था दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। कब हुई थी? वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974। इंडिया साइन क्योटो प्रोटोकॉल इन विच ईयर? भारत ने किस वर्ष क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो क्योटो प्रोटोकॉल पे 2002, 2003, 2004 या 5? तो भारत ने हस्ताक्षर करे क्योटो प्रोटोकॉल में सन 2002 में। कब करें हैं? सन 2002 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इम्पैक्ट ऑफ ओजोन पोल्यूशन। गलत विकल्प बताना है ओजोन प्रदूषण के प्रभाव के बारे में। ठीक है, भूस्थल पर ओजोन फसलों और जंगलों को नुकसान पहुंचाता है। यह फेफड़ों के कार्य की दर को बढ़ा सकता है और सांस लेने में कठिनाई कर सकता है। तीसरा, यह ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ के जोखिम और संवेदनशीलता को बढ़ा सकता है और इससे छाती में असहजता महसूस हो सकती है। ठीक है, कौन सा सही जाएगा ये आपको बताना है। सरफेस लेवल ओजोन कॉजेज डैमेज टू क्रॉप एंड फॉरेस्ट, तो ये ठीक है। इट में इंक्रीज लंग फंक्शन एंड मेक ब्रीथ डिफिकल्ट, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये हमें स्किन कॉजेज कैंसर चीज़ें प्रोवाइड करती है, ये नहीं। ठीक है, और इट कैन इंक्रीज द रिस्क एंड सस्पेक्ट ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेज, ये सही है। इट कैन कॉज एन अनकंफर्टेबल सेंसेशन इन चेस्ट, ये भी सही है। ठीक है, फेफड़ों के कार्य की दर को बढ़ा सकता है, ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के तहत प्रदूषक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिस्टेड एज पल्यूटेंट अंडर नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड? ठीक है, बेंजीन, बेंजोपायरिन, आर्सेनिक या अमोनिया? तो ये सारे ही दोस्तों पल्यूटेंट हैं, है ना, तो ये सारे पल्यूटेंट की कैटेगरी में आते हैं, याद रखना इसको। 188 देख लेते हैं, आर्सेनिक और क्रोमियम जैसे कार्सिनोजोन्स होते हैं, ये किसके कैंसर का कारण बन सकते हैं? कार्सिनोजेनिक लाइक आर्सेनिक एंड क्रोमियम कैन कॉज कैंसर ऑफ ब्लड, लंग, स्टमक या लीवर। ठीक है, क्योंकि कार्सिनोजेनिक एजेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा, हमारे लंग्स में कैंसर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि कार्सिनोजन इसमें होता है, लंग्स को कर सकते हैं इम्पैक्ट। 189, निम्नलिखित में से कौन से जैव विविधता हानियों के कारण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस? सह विलुप्तता या को एक्सटिंक्शन, विदेशी प्रजातियों के आक्रमण, एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स, आवास हानि और विखंडन, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों बायोडाइवर्सिटी लॉस के सारे ही कारण हैं दोस्तों। को एक्सटिंक्शन, एलियन स्पीशीज़ आप ला दोगे तो वो दूसरों को खा जाएगी, हैबिटेट उनका ही खत्म हो जाएगा, तो कहाँ बचेंगे? तो सारे ही कारण बिल्कुल सही हो जाएंगे। 190, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हेल्प इन कन्वर्टिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल सॉल्यूबल मिनरल और गैसेस? निम्नलिखित में से कौन सा जीव मृत कार्बनिक पदार्थ को सरल घुलनशील खनिजों या गैसों में परिवर्तन करने में मदद करता है? फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या ऑल ऑफ दी अबव? तो ये करता है दोस्तों ऑल ऑफ दी अबव, तीनों ही ये जो होंगे फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये तीनों मदद करते हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, प्रवाल भित्ति के संबंध में सही कथन को चुनना है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोरल रीफ्स। पानी के गर्म तापमान के परिणाम स्वरूप प्रवाल विरंजन हो सकता है। वार्मर वाटर टेम्परेचर कैन रिजल्ट इन कोरल ब्लीचिंग, और सभी विरंजन घटनाएं गर्म पानी के कारण नहीं होती। नॉट ऑल ब्लीचिंग इवेंट्स आर ड्यू टू वार्म वाटर। तो इसमें दोस्तों दोनों ही सही है। देखिए जो कोरल्स होते हैं वो बहुत ही कैसे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के लिए, मतलब उनकी जो रेंज है वो 25 से 28 डिग्री उनको चाहिए। अगर वो इससे ज़्यादा गर्म होगा तो वो ब्लीचिंग, मतलब उसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, उनके पोर्स में सेडिमेंट्स जाएंगे तो भी क्या होने लगेगा, मरने लगते हैं वो। और जितनी भी ब्लीचिंग होती है वो सिर्फ टेम्परेचर की वजह से थोड़ी होती, पॉल्यूशन की वजह से भी होती है ना। सेडिमेंट्स अगर उसमें ज़्यादा जाएंगे, ठीक है, तो वो सांस नहीं ले पाते क्योंकि छिद्र होते हैं उसमें, मिट्टी चली जाएगी तो सांस नहीं ले पाएंगे, तब भी मरते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 192, द वुलार लेक बेसिन वॉज फाउंड एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड इट इज़ फेड बाय द डैश रिवर। वुलर झील बेसिन का निर्माण विवर्तनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप हुआ था और यह
डैश नदी द्वारा पोषित होती है, इंदस, चेनाब, रावी या झेलम। तो किसके द्वारा ये पोषित होती है दोस्तों? तो ये पोषित होती है झेलम नदी के द्वारा। किसके द्वारा? झेलम नदी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू इकोलॉजिकल हायरार्की चूज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टडी। ठीक है, इकोसिस्टम, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोस्फीयर रिजर्व या बायोम। अब इसको आपको हायरार्की में सेट करना है, वो भी असेंडिंग ऑर्डर से। ठीक है, तो देखिए सबसे जो इनमें से छोटा होगा वो तो पॉपुलेशन ही होगा भैया, है ना। पॉपुलेशन है किसी भी जानवर की, सारे जानवर हैं वहाँ, उनकी पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, अब पॉपुलेशन से मिलके बनेगी उनकी कम्युनिटी। अब मान लो शेर का झुंड है, हिरन का झुंड है, तो ये सब मिलके एक कम्युनिटी बनाएंगे, कम्युनिटी बनेगी। अब इस कम्युनिटी के बाद उनके जो इकोसिस्टम है वो डेवलप हो जाएगा, इकोसिस्टम डेवलप होगा। ठीक है, अब इकोसिस्टम डेवलप होगा तो उस इकोसिस्टम ये पूरा मिलके एक बायोम बना लेगा। बायोम क्या होता है? जैसे टुंड्रा बायोम, डेजर्ट है ये बायोम है, और आपका फॉरेस्ट है ये बायोम है, तो एक बायोम बनाएगा। और फिर बायोम के अंदर बायोस्फीयर आ जाएगा। बायोस्फीयर क्या हो जाता है? जहाँ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और आपका एटमॉस्फेयर तीनों हो, तो ये बायोस्फीयर बना लेगा। तो ये सही क्रोनोलॉजी जाएगी, इसके हिसाब से उत्तर डी होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आशा करता हूँ समझ गए होगे आप। अगला प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। एक घटना जहाँ शीर्ष उपभोक्ता या शिकारी प्राथमिक उपभोक्ता आबादी को नियंत्रित करते हैं उसको क्या कहते हैं? अ फिनोमेना वेयर द टॉप कंज्यूमर या प्रेडेटर कंट्रोल द प्राइमरी कंज्यूमर पॉपुलेशन इज कॉल्ड। ठीक है, अब जैसे शेर है वही सबकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा अगर, तो उसको क्या बोलेगा? प्रिडेशन साइकिल, ट्रॉफिक कैस्केड, पैरासिटिज्म या नन ऑफ द अबव। तो इसको कहा जाता है दोस्तों ट्रॉफिक कैस्केड। ठीक है, जहाँ पे जो टॉप कंज्यूमर होता है वही कंट्रोल करता है प्राइमरी कंज्यूमर को। जैसे हिरन वगैरह को शेर ही कंट्रोल करेगा, तो ट्रॉफिक कैस्केड कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत से प्रमुख जैविक निर्यात है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया? सोयाबीन, तिल, अलसी का बीज या उपरोक्त सभी? तो भारत से देखिए ये सभी एक्सपोर्ट होते हैं। सोयाबीन हो, सीसमी हो, फ्लैक्सीड हो, ये सभी एक्सपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जोड़ सकता है? इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन अर्थ? ठीक है, ज्वालामुखी गतिविधि, श्वसन मतलब रेस्पिरेशन, कार्बनिक पदार्थ का क्षय या प्रकाश संश्लेषण। बहुत ही ज़्यादा आसान प्रश्न है, ये तो सभी को पता होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है ये दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ता नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन जोड़ता है। और पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना, CO2 लेते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ये क्रिया नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड इज अ रजिस्टर ऑफ डैश विच आर अंडर द थ्रेट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड डैश का एक रजिस्टर है जो मानव जनित गतिविधियों के खतरे में है। हॉटस्पॉट, इंडेंजर्ड स्पीशीज़, वेटलैंड साइट या बायोस्फीयर रिजर्व। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड दोस्तों रामसार कन्वेंशन के तहत आया था, तो वेटलैंड साइट जो भी हैं थ्रेट में उसको ये रखता है। ठीक है, जो भी आर्द्र स्थल जो है, आर्द्रभूमि स्थल या वेटलैंड साइट्स थ्रेटेंड है, उनको रखता है इस कैटेगरी में। 198 कह रहे निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम? भूकंप, नाइट्रोजन, जंगल की आग या उपरोक्त में से सभी? ठीक है, कौन है दोस्तों अजैविक घटक? तो देखो अर्थ को है, नाइट्रोजन है, फॉरेस्ट फायर है, ये सभी दोस्तों अबायोटिक हैं ना, सारे अबायोटिक हैं भाई, इनमें जान थोड़ी होती। चलो 199 देखते हैं। मैनग्रूव के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैनग्रूव। ठीक है, अब मैनग्रूव कह रहे हैं उच्च ऑक्सीजन वाली मिट्टी वाले क्षेत्रों में उगते हैं। मैनग्रूव ग्रो इन एरियाज विद हाई ऑक्सीजन सॉइल। दूसरा, मैनग्रूव वन केवल उष्ण कटिबंधी और उपोष्ण कटिबंधी अक्षांशों पर उगते हैं। तीसरा कह रहा है एशिया में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मैनग्रूव है। और चौथा कह रहा है दक्षिण एशिया में कुल मैनग्रूव कवर में भारत का योगदान 46% है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि जो इनकी रूट्स होती है उनको जो सॉइल होती है उसमें बहुत लिमिटेड ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा ये सलाइन सॉइल में उगती हैं, इनके रूट्स ऊपर से आते हैं ना, तो ये जितना भी नमक जाता रहता है ना वो यहाँ से ट्रांसपिरेशन होता रहता है इनमें, तो ऑक्सीजन ये बाहर से ही लेती हैं, सॉइल से नहीं। ठीक है, लिमिटेड ऑक्सीजन सॉइल में होता है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। और मैनग्रूव आपको पता होगा ये सुंदरबन मैनग्रूव कितना बड़ा है ना, तो वो गुजरात का भी है। तो ये सब कोस्टल एरियाज़ में जो मैनग्रूव होते हैं ये हमें साइक्लोन से भी प्रोटेक्शन देते हैं। अब मैनग्रूव कम हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, इसलिए साइक्लोन आने के भी चांसेस बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट जो है कह रहा है लाइकेन के सबसे अच्छे संकेतक हैं। लाइकेन्स आर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ।
ये तो बहुत आसान है। ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल या वायु प्रदूषण। तो दोस्तों लाइकेंस जो होते हैं देखिए ठंडी जगहों पे होते हैं बहुत, जैसे उनमें अगर पॉल्यूशन आता है तो वो अपने आप ख़त्म होने लगते हैं ना। तो बहुत ही अच्छा एयर पॉल्यूशन के बहुत अच्छे कारक हैं, ये बता देते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है तो इससे इंडिकेट मिल जाता है कि यहाँ की एयर ख़राब है, क्योंकि यहाँ के जो लाइकेंस है वो ख़राब होने लगते हैं, डेड होने लगते हैं। ठीक है, लाइकेंस के जो छोटे 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 पौधे होते हैं। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। 200 प्रश्न हो गए, बहुत ही जल्द हम इसके 500 क्वेश्चन कर डालेंगे और आपका इन्वायरमेंट कवर हो जाएगा। यूपी जीके के 500 हो चुके हैं, उसको भी कवर कर लीजिए आराम से। जितना बताया जा रहा है उतना आप अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को रिलीजियसली स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहेंगे, उसके पेड क्विज को अगर भी लगाएंगे, पेड क्विज और टेस्ट सीरीज़ तो मैंडेटरी है, ये बिना हवा में तीर लगाए कुछ नहीं होगा। पढ़ते रहो पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो पेड क्विज और टेस्ट सीरीज लगाइए, मज़ा करिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा इस साल।